हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम आप सबके बीच फिर से नया वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशंस यानी कि विकास पे, कि किस तरह से ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन यानी कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस तरह से पहले इस धरती का विकास हुआ है। तो उस सब चीजों पे हम एकदम संक्षेप में बात करने वाले, एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि मैंने पीछे वाले जो 2 चैप्टर पढ़ाए थे उसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से निकाल सकते हो। तो आगे की ओर हम चलते हैं, एवोल्यूशन पे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो विकास हुई थी, अलग अलग साइंटिस्टों का जो मानना था कि भाई इस धरती का जो विकास है, अलग अलग थ्योरी भी दी है उन्होंने। तो चलिए हम एक एक थ्योरी की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो हिंदू मिथियोलॉजी है, उन लोगों का मानना यह था कि सबसे पहला जो इस धरती पे जो लोग आए थे, है ना, वो कुछ इस तरह से थे। नाम सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस धरती को अगर किसी ने बनाया है, तो हिंदू मिथियोलॉजी के आधार पे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इनको बनाया है और विष्णु जी होते हैं इनके कहने का मतलब संहार करने वाले होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मिथियोलॉजी है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है और अलग अलग थ्योरी देके चले गए। कहां तक सच है, कहां तक क्या है, कहीं ना कहीं ये बातें अतीत सी बीती हुई भी लगती है। समझ रहे बात हो ना। तो आइए हम बात करते हैं कि कब हमारा इस धरती का ओरिजिनेशन हुआ था और कब हमारे इस धरती पे अलग अलग प्रकार के जीव आए थे। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे, है ना, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि स्पेशल क्रिएशंस के बारे में। मैं अभी वही चीज पे बात कर रहा था कि हिंदू मिथोलॉजी के द्वारा क्या बताया गया था, उसके बाद जो बाइबिल है उसके द्वारा क्या बताया गया था। उसके द्वारा बताया गया था कि इस धरती पे जो सबसे पहला लोग थे वो एडम्स और ईव थे, है ना, उन्हीं के हम लोग संतान है, उन्हीं से इतने सारे विकसित हुए हम लोग। समझ रहे बात हो कि नहीं। तो ये सारी चीज कही गई है। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इवोल्यूशंस बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को स्टडी करना ये क्या कहलाता है, इवोल्यूशंस कहलाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, परिभाषा अच्छा परिभाषा है कि भाई स्टडी करना किस चीज का, हिस्ट्री का, इतिहास का, है ना, अर्थ पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ का स्टडी करना, यानी कि जीवन का स्टडी करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशंस कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। यहां पे एक चीज और दिया हुआ है, आप शायद देख रहे होंगे, यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट द 20 बिलियंस। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। पूछा जाता है कि इस धरती पे, इस धरती का जो ओरिजिनेशन है, इस यूनिवर्स का जो ओरिजिनेशन है वो कब हुआ है। तो 20 बिलियंस में, याद रख सकते हैं, 20 बिलियंस ईयर एगो, है ना, बाय थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। एक थ्योरी दिया गया था, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ये बिग बैंग थ्योरी क्या है। आपको मैंने बताया ना कि 20 मिलियंस ईयर्स एगो, आप सोच सकते, बिलियंस, मिलियंस नहीं, बिलियंस, समझ रहे बात हो ना, 20 बिलियंस ईयर्स एगो हमारे इस धरती का, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, ऐसा मान्यता है। अब कितना सच है ये तो कोई नहीं जानता है, पर ऐसा एक मानक तौर तरीका के हिसाब से बताया गया है। तो कहीं ना कहीं चीजें सही भी लगती है और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप में अगर कहा जाए कि ये सत्य है या नहीं है, तो इस पे हम बहस नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि अभी सब कोई इस सब चीजों में सस्पेंशन में है कि सच्चाई क्या है, हम लोग इस धरती के ही प्राणी है, या हम लोग बहुत सारे जो हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे या अलग अलग प्रकार के जो पादरी लोग थे, उन लोगों का कहना था कि हम लोग दूसरे प्लेनेट से आए हैं, हम लोग इस धरती का है ही नहीं। समझ रहे बातों की नहीं। तो बहुत सारे थ्योरी के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध होता है। तो चलिए हम जरा सा बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। ये बहुत बड़ा थ्योरी है। कहा जाता है कि शुरुआत में अपना ये धरती ना, एकदम कहने का मतलब धरती क्या, कुछ था ही नहीं, यानी कि जो यूनिवर्स है, अपना ब्रह्मांड है, वो बस धूल कण में से भरा हुआ था। और अचानक से ना सब धूल कण ना आपस में क्या होते चला गया, समाहित होते चला गया, और वहां जो केंद्रक वाले भाग था वहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो गया, जिसके कारण उसके बीच में क्या होगा, एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के कारण अलग अलग प्लेनेट बने, और जो सबसे बड़ा जो पार्ट बन गया वो सन बन गया। कहा जाता है जिस हिसाब से टुकड़ा होते चला गया उस हिसाब से अलग अलग प्लेनेट बन गए। तो इस तरह से हमारा पृथ्वी का भी निर्माण हो गया। ऐसा बिग बैंग थ्योरी के द्वारा पता चलता है। समझ बात हो ना। तो आप बस याद ये रख सकते हैं, कोई ये नहीं पूछता है बिग बैंग थ्योरी क्या है, बट मैं आपको समझा दिया। अगर पूछ भी ले तो आप जवाब दे सकते हो बिग बैंग थ्योरी क्या है। बस ये याद रखना कि कितना ईयर्स एगो हुआ था। तो 20 ईयर्स एगो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से ये बातें आपको क्लियर हो रही। आगे चलते हैं। अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट, यानी कि अपना धरती
कब ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि अपना धरती यानी कि पृथ्वी कहा जाता है 4.5 बिलियन ईयर है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने पर्सनली इस चीजों को लिखा है, तो आप इस चीजों को जरूर याद रखें। अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट द 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि अपना अर्थ जो है ना 4.5 बिलियंस, बिलियंस का मतलब समझते हैं ना 10⁹ अंदाजा लगा लो आप, है ना। यहां देखिए जो आपका जो, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अपना पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट की जो दूरी होती है उसको हम लाइट ईयर में नापते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टेलर डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूरी का जो डिस्टेंस होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर यूज करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, लाइट ईयर, है ना। अब देखिए लाइफ अपेयर यानी कि इस धरती पे हम लोग कब अपेयर हुए, है ना। देखिए यहाँ पे अब बिलियन से हम लोग कहां पे आ गए, मिलियंस में। 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे है ना, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, है ना। यहाँ पे भी एक चीज और दिया हुआ है 4.5 बिलियन अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट, है ना। अर्थ पे जो ओरिजिनेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो, समझा। तो यहाँ देखिए एक चीज और है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, है ना। अगर आप 4 बिलियन बैक जाएंगे तो ये सब चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये सब एनसीईआरटी का डेटा है, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ देखिए एक चीज और दिया हुआ है, यहाँ पे मैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बात करने वाला हूं थोड़ा सा, है ना। वैसे तो मैंने आपको बोला ना कि अलग अलग प्रकार का स्पेशल क्रिएशंस है, उसमें बाइबल्स के द्वारा कहा गया है कि एडम्स और ईव नाम के 2 लोग थे, उन्हीं लोगों से हम लोग तैयार हुए हैं। और हिंदू मिथोलॉजी के द्वारा ऐसा भी बोला जाता है कि हम लोग का ये जो धरती है ना उसको जो बनाने वाला है ना वो ब्रह्मा जी बनाए हुए हैं, और विष्णु जी के कहा जाता है संहारकर्ता कहा जाता है, समझा। तो ये सारी बहुत सारी, अच्छा एक और नाम दिया जाता है हिंदू मिथोलॉजी के आधार पर, शारदा नाम दिया जाता है, यानी कि उन्हीं से ना हम लोग ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये बहुत सारा नाम सब है, समझ। अलग अलग जो धर्म है उसमें अलग अलग मान्यताएं हैं, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से उस चीजों को बनाया है और बताया है कहीं ना कहीं कि हमारे यहाँ जो हम लोग का जो ओरिजिनेशन हुआ है ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें मान्यताएं हैं। आइए तो हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ कम आउट डिकेइंग्स एंड द रोटिंग्स मैटर्स लाइक स्ट्रॉ एंड द मड्स। अच्छा कुछ थ्योरी तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले तो ऐसे दिए कि उन्होंने क्या बोल दिया, देखिए कि हम लोग जो तैयार हुए हैं ना, यानी कि मड से तैयार हुए हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना उससे जीवों का निर्माण हुआ है। बहुत सारा इस पे संशोधन भी चला था। उन्होंने कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा क्या कि अच्छा चलो तो हम, अच्छा कुछ साइंटिस्ट जैसे एरिस्टोटल के समय के थे, 2 और साइंटिस्ट थे, तो वो साइंटिस्ट का कहना क्या था, लोगों ने पूछा कि बताइए कि चूहा कैसे जन्म लिया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए कृषि, उन्होंने बहुत अच्छा थ्योरी भी दे दिया, कहीं ना कहीं वो गलत भी था, समझ बातों कि नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो किसान लोग जो होते हैं ना वो अपना कपड़े मेहनत करके कपड़ा कमीज वगैरह डाल देते हैं नीचे, तो उससे पैदा ले लिया। बताइए कितना गलत थ्योरी था, है ना। और पूछा गया कि मछली वगैरह कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया क्या कि देखिए अब मछली तो कहने का मतलब कीचड़ में रहता है, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए सब ना मड से जन्म लिया है। तो ऐसा भी बहुत सारा थ्योरी दिया गया जो बाद में चल के रिजेक्ट भी किया गया, है ना, बहुत सारा। अच्छा यहाँ पे जो लुईस पास्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उससे पहले और भी साइंटिस्ट सब आए, समझे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी चीजों को, थ्योरी को डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्रकार का जार बनाया और उन्होंने प्रयोग के माध्यम से बताया कि देखिए अगर निर्जीव वस्तु से किसी सजीव वस्तु का जन्म होता, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मीट का एक टुकड़ा रख लिया एक छोटे से बीकर में, और उसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट। पहले तो ऐसे ही रख के देखा, तो जैसे ही उसको छोड़ दिया गया तो देखा कि उसमें क्या लग रहा था कि मैगट सब आ जा रहे थे, उसके ऊपर में क्या आ जा रहा था, मैगट सब आ जा रहा था, जिसके कारण मक्खियां लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उसको मीट को ना उबाल दिया, और उबालने के बाद फिर से उसको ढक दिया, अच्छे से ढक दिया, तो देखा कि यार उसमें लग नहीं रहा है। फिर उन्होंने कहा स्वान नेक नाम का एक नली बनाया, स्वान शेप, स्वान इस टाइप का एक बहुत बड़ा नली बनाया, और उन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से एकदम पूर्ण रूपेण डिस्प्रूव कर दिया कि भाई जो जीव का जो निर्माण है ना वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं होता है, यानी कि लिविंग थिंग से ही होता है। उन्होंने क्या किया कि मीट के छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया, इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा सा हीट किया, और इसको एकदम फ्लक्स भरा था, इसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो इसको ऐसे छोड़ दिया, तो देखा क्या कि यहाँ से मक्खियां अब अंदर तो जा नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ से गैस डिस्टिलेट फॉर्म में आके यहाँ पे वाष्पित हो जा रहा था, तो यहाँ पे
यहाँ पे और कॉटन भी लगा दिया, और जैसे ही इसको तोड़ा ना तो पता चला क्या कि इसके अंदर में कोई मैगट नहीं थे, यानी कि मक्खियां नहीं थे। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि देखो अगर ऐसा होता तो इस निर्जीव वस्तु से, है ना, कोई सजीव वस्तु को पैदा लेना होता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब समझ में आ गया कि कोई भी जो निर्जीव वस्तु मर जाता है तो उसको खाने के लिए ना वो वहां पे आया करता था, फीड करने के लिए, जिसके कारण वो उसके अंडे ना यहाँ पे रह जाते थे। तो लोगों को क्या लगता था कि निर्जीव वस्तु से हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस तरह का जब लोगों के सामने में प्रस्तुत किया मॉडल, तो एकदम बढ़िया से उस चीजों को डिस्प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले को। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं, बाद में चल के ये थ्योरी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला रिजेक्ट भी हो गया। वो क्या बोल रहे थे, देखिए ना कितना यहाँ पे क्या लिखा, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर्स लाइक द स्ट्रॉ एंड मड्स, है ना, उनका कहना था कि मड से ना बाकी जीव तैयार होता है। बताइए, तो गलत था ना। लुइस पास्चर्स बाय द केयरफुली एक्सपेरिमेंट डिकम्पोज डिमोन्स्ट्रेटेड दैट, है ना, लाइफ कैम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये बहुत अच्छा लाइन है। उनका कहना यह था लुइस पास्चर साहब का कि भाई इस धरती पे जो भी जीव पैदा लेता है ना वो पहले से ही उपस्थित सजीव से ही पैदा लेता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से है उसी से पैदा लेगा, बाकी ऐसा नहीं है कि निर्जीव से ले लेगा, है ना। तो हम लोग है तो किसी सजीव से ही पैदा ले रहे हैं, है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से ही एग्जिस्ट है। ओपरेन एंड हेल्डन प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म्स द प्री एग्जिस्टिंग। ओपरेन हेंडल साहब का सबसे पहला दिया हुआ थ्योरी है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स एंड दैट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ वाज प्रिसिड्यूट्स द केमिकल इवोल्यूशंस, है ना। उन्होंने केमिकल्स इवोल्यूशंस के दौरान यानी कि रसायन वगैरह का प्रयोग करके उन्होंने लोगों को ये चीज बताया था ओपरेन एंड हेंडल साहब ने। तो ये साइंटिस्ट भी बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं आप, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसके बारे में जिक्र है। वैसे मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बट आप लोगों को क्या है कि अभी थोड़ा सा एग्जाम नजदीक है तो मुझे शॉर्ट में बनाना पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा छोटा करते चला जा रहा हूं ताकि आपको भी ज्यादा लोड ना हो और टू दी पॉइंट आपको चीजें एकदम आपके सामने में आपको मिल जाए, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, आप ज्यादा चीजों मत पढ़ो, यानी कि कम चीजों में वो सारा चीज मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे थोड़ा सा इस तरह से चीजें करनी पड़ रही है। चलिए, बाकी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। टू प्रूव्स द केमिकल्स इवोल्यूशंस। अब देखिए एक लाइन और भी बड़ा अच्छा से लिख रखा है, टू प्रूव द केमिकल इवोल्यूशंस इन 1953, यानी कि मिलर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था लगभग 1953 में किया था। क्रिएट द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लक्स कंटेनिंग द, उसमें क्या क्या रखा, CH4। देखिए यहाँ पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड रखा था और इसमें क्या किया था, दोनों इलेक्ट्रोड को जैसे ही सटाया ना तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे गैस बन गए, CH4 NH3H2, ये इस रेशियो में 2:1:2 के रेशियो में बन गए, है ना। और यहाँ पे H2 गैस भी बने थे। अच्छा, वाटर जो है ना, वाटर वगैरह निकल गया, यहाँ पे ऐसे लिखिए H2, और वाटर यहाँ से क्या निकल गया, निकल जाता है, समझे बात ना। इस तरह के गैस बने, ये तीनों के तीनों CH4 NH3H2 क्या है, गैस है, और H2 तो है पानी है ना, तो इसको मैंने अलग से साइड कर दिया। यहाँ पे देखिए वाटर, यहाँ से वाटर क्या हो रहा था, इस तरह के उन्होंने सिस्टम रखे थे, और यहाँ से वाटर क्या हो रहा था, बाहर किया जा रहा था। यहाँ पे कंडेंसर्स, यहाँ पे कंडेंसर लगा था ताकि कंडेंस हो जा रहा था पानी, और वाटर इधर के द्वारा इन कर रहा था और यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा था। अब देखिए वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में भी बनते चला गया। यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्या डाला गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए सबसे पहले वाटर को बॉयल किया गया, बॉयल जैसे ही किया गया तो इस टैप के द्वारा, टैप बंद था, इधर नहीं जाकर किधर पानी इधर गया। अब यहाँ पे ज्यादा स्पार्किंग करने की वजह से इधर से भी पानी दिया जाता था, जिसके कारण ना ये वाटर इधर से निकल जा रहा था बार बार, और जो लास्ट में जो पानी थोड़ा सा इधर से और भी डाला जाता था, समझे बातों की नहीं, तो कुछ ड्रॉपलेट के फॉर्म में रह जा रहे थे तो नीचे आ रहे थे। तो ये सारा क्राइटेरिया था। मिलर साहब ने लगभग ये जो एक्सपेरिमेंट है 1953 में किया था। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए किस समय क्या हुआ था इस डिस्चार्ज में, वेपर वगैरह निकला था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बात, ये जो ऑब्जर्वेशन है आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इस तरह की चीजें, समझे बातों की नहीं। तो आप इस तरह से तैयारी करें, बाकी आपको मैं पर्सनली और भी वीडियो बना दूंगा। चलिए, धन्यवाद।